नमस्कार, आज है 25 फरवरी, दिन शुक्रवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की बड़ी खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे खास अंदाज में, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। रूस की सेना का बड़ा दावा, कीव के बाहर यूक्रेन के बड़े रणनीतिक हवाई अड्डे पर कब्जा। कीव में हमले का अलर्ट जारी, यूक्रेन ने किया दावा। रूस को अब तक का सबसे बड़ा सैन्य नुकसान, 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन के बातचीत के प्रस्ताव को पुतिन ने किया स्वीकार, बातचीत के लिए हाई लेवल डेलीगेशन भेजने को तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी हमले के लिए पश्चिमी देशों को बताया जिम्मेदार, कहा एक्शन में देरी की वजह से हुआ हमला, यूरोपीय देशों से मांगी मदद। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए राहत भरी खबर, छात्रों को स्वदेश पहुंचाने में लगने वाला खर्च उठाएगी सरकार। स्वदेश यात्रा का भी कर रही है इंतजाम। यूक्रेन संकट पर रणनीति बनाने को पीएम मोदी कल करेंगे बड़ी बैठक। रूसी हमले में सामने आई यूक्रेन की बेबसी की तस्वीरें, जान बचाने के लिए बच्चों के साथ बंकर में छिप रहे हैं लोग, बॉम्ब शेल्टर्स में भी ली शरण। एनएसी को लोकेशन स्कैम में सीबीआई का बड़ा खुलासा, आनंद सुब्रमण्यम ही था अज्ञात योगी, कोर्ट ने 6 मार्च तक सीबीआई कस्टडी में भेजा। सात दिनों की गिरावट के बाद संभला बाजार, निफ्टी 400 अंक सुधरकर 16,650 के पास बंद, सेंसेक्स में 1300 अंकों का उछाल, बैंक और मेटल समेत सभी सेक्टोरल इंडेक्स में हरियाली। और मामला क्या है, मैं आज समझाएंगे आपको क्या होता है स्विफ्ट बैन, स्विफ्ट सिस्टम क्या है और इस बैन को लगाने के बाद कैसे रूस के लिए खड़ी हो सकती है मुसीबतें। लेकिन पश्चिमी देश क्यों नहीं लगा रहे स्विफ्ट बैन? और रूस पर यूक्रेन के हमले की खबरों से करेंगे शुरुआत इंडिया 360 की। तो यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमला लगातार जारी है। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में घुस चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रूसी सेना ने अहम ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेना ने रणनीतिक होस्टोमेल एरोड्रोम को अपने कब्जे में ले लिया है। यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कीव के पास रणनीतिक होस्टोमेल एरोड्रोम को अपने कब्जे में ले लिया है रूसी सेना ने। इसके अलावा यहां रूसी सेना ने 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर भी किया है। रूस ने कहा है कि कीव पर उसका लगभग कब्जा अब हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी हमलों का ठीकरा जो है इस बीच पश्चिमी देशों पर फोड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिमी देशों के शांत रहने से यूक्रेन पर अटैक हुआ। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से मदद की अपील की है। इस बीच जेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत के जरिए इस हमले का समाधान निकालने की अपील की। इस पर रूस ने कहा है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन अपने नागरिकों को हथियार देना बंद करे। खबरों की माने तो रूस बातचीत के लिए तैयार हो गया है और इसके लिए वो डेलीगेशन भी भेजेगा। तो ये है इस वक्त के अपडेट जो ये बताते हैं कि अब कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना और कभी भी अब कीव पर हो सकता है कब्जा। कीव यूक्रेन की राजधानी, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा कि वो कीव में ही हैं, उनका परिवार कीव में है और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो उनके करीबी हैं वो भी कीव में रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि वो देशद्रोही नहीं हैं, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा उनकी तस्वीरें भी। लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे पलटती हुई, जब रूस ने हमले की शुरुआत की थी उसके 48 घंटे के भीतर भीतर यह लग रहा है कि वो कीव पर कब्जा कर लेगा। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कभी भी कीव पर कब्जा हो सकता है। और अब जरा आपको मैप रण क्षेत्र बताते हैं। वो रण क्षेत्र जो कीव का इलाका है,
कीव पर कैसे रूसी सेना आ रही है आगे आगे, ये आप मैप के जरिए देखिए। हमने पूरा रणक्षेत्र जो है अपने दर्शकों के लिए सजा के रखा हुआ है। बीचों बीच आप देख रहे होंगे ये यूक्रेन का पूरा मैप, और कीव, ये जो ये इलाका, ये कीव का, राजधानी कीव का। और आप देखेंगे कि जो टैंक्स हैं, रशियन टैंक्स, और साथ ही साथ में जो हवाई हमले हो रहे हैं, उसकी एक पिक्चर हमने बनाने की कोशिश की है। ये जो टैंक्स आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए, ये टैंक्स फिलहाल दो तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस मैप में देखेंगे यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा यानी कि आप कह सकते हैं जो दोनबास का इलाका है, जिस पर सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश रशिया की थी। दोनबास का इलाका हमने आपको बताया था कि वही इलाका है जहां पर लुहांस्क और डोनेस्क दो इलाकों को राष्ट्र का दर्जा दे दिया था रूस ने। तो उसी के रास्ते धीरे धीरे टैंक्स जो हैं वो कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो सबसे मुफीद रास्ता कीव तक पहुंचने का रूस के लिए है, वो है बेलारूस का इलाका। ये बेलारूस का इस तरफ का जो इलाका है, यहां से एंटर करते हुए, क्योंकि यहां से चेरनोबिल जो है, चेरनोबिल बिल्कुल बेलारूस, यहां से अंदर अगर आप जाएंगे तो बेलारूस के बॉर्डर को क्रॉस करते ही चेरनोबिल, और चेरनोबिल के कुछ ही किलोमीटर्स के अंदर कीव। तो ये वाला जो इलाका है, ये भी बड़ा मुफीद है यूक्रेन पर कब्जे के लिए, रशिया को लिए। तो इसीलिए चेरनोबिल पर कब्जा कर चुकी है रशियन सेना, और इधर से आगे बढ़ते हुए, यानी कि जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, वहां से भी आगे बढ़ते बढ़ते अब कीव पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। और एक महत्वपूर्ण जो एरोड्रोम कहा जा रहा है, उस पर अब बढ़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ये जो कीव है, राजधानी जो है कीव की, यूक्रेन की, क्या कीव पर अब पूरी तरह से कब्जा यूक्रेनी आर्मियों को सरेंडर करने पर मजबूर क्या कर पाएगी, ये एक बड़ी बात है। लेकिन रणनीति कुछ इसी तरह की है व्लादिमीर पुतिन की, कि कीव पर अब किसी तरह से कब्जा किया जाए। और हमने जैसा कि अपडेट में आपको बताया था, और ये बिल्कुल मैप के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि जो रशियन टैंक्स हैं, फोर्सेस हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है जो यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटता है, वो है पश्चिमी यूक्रेन और पूर्वी यूक्रेन। और उसके बीच में जो नदी पड़ती है, उसको क्रॉस करके अगर आप यहां से आ रहे हैं, यानी कि दोनबास के इलाके से अगर रशियन फोर्सेस एंटर करने की कोशिश करती है कीव में, तो उसके लिए आपको नदी पर बना हुआ पुल को क्रॉस करना पड़ेगा। और वहां पर उस पुल को उड़ा दिया गया है यूक्रेनियन फोर्सेस की ओर से, और कोशिश यही है कि उस पुल को क्रॉस ना करने दिया जाए। लेकिन बहुत करीब, जैसा हमने आपको बताया अपडेट में भी, बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। और खबर तो यह भी है कि कीव के अंदर ही रशियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अंदर घुस चुकी हैं, और वो ढूंढ रही हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को। तो क्या ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे? देखिए, अभी तक का जो रणनीति है वो यही है कि आप कीव पर कब्जा कीजिए, आप राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को आत्मसमर्पण के लिए, हथियार डालने के लिए, सरेंडर करने के लिए मजबूर कीजिए, या फिर उन्हें गिरफ्तार कीजिए, या फिर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कीजिए। और अगर वो देश छोड़ देते हैं, कीव छोड़ देते हैं, उसके बाद जो रणनीति है रूस की, वो ये कि कीव पर कब्जा करने के बाद वहां पर तख्ता पलट किया जाए, रूस समर्थित सरकार की घोषणा की जाए, पुतिन समर्थित सरकार की घोषणा की जाए, और उसके बाद वापस रूस में वो हो जाएंगे, बैक टू रूस। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ इतनी ही रणनीति है पुतिन की? क्या वो पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अकेले पड़ गए हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, और साथ ही साथ यूक्रेन की ये बेचारगी की हालत क्यों? आखिर क्यों यूक्रेन अकेला पड़ गया? और यूक्रेन के अकेले पड़ने के पीछे की कहानी और आगे की अब क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्यों पड़ा यूक्रेन अकेला? रूस के हमले से यूक्रेन पस्त हो चुका है, और वो लगातार दुनिया से उसकी तरफ से रूस के खिलाफ लड़ने को कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी देश रूस से सैन्य लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा। वो पश्चिमी देश भी नहीं जो युद्ध से पहले लगातार यूक्रेन में सेना और हथियार भेजने में जुटे हुए थे, जो वादा करते नहीं थक रहे थे कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अब मैदान में यूक्रेन को अकेला छोड़ा जा चुका है, और इस अकेलेपन की मजबूरी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के चेहरे पर भी साफ दिख रही है।
Today, I have asked 27 European leaders whether Ukraine will be in NATO. I have asked directly. Everyone is afraid. No one answers. सवाल उठता है कि पश्चिमी देश युद्ध से पहले यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात कह रहे थे, पश्चिमी देश आखिर सिर्फ सैंक्शंस तक ही सीमित क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध से कुछ दिन पहले ही दे दिया था। जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सेना में से एक के साथ डील कर रहे हैं। यह स्थिति काफी तनावपूर्ण है। ऐसे में छोटी सी गलती से चीजें बिगड़ सकती हैं। बाइडेन सैन्य कार्रवाई में इसलिए भी शामिल नहीं हो रहे क्योंकि वो रूस की सेना से सीधा झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है और अमेरिकी जनता भी नहीं चाहती कि बाइडेन रूस यूक्रेन के मामले में ज्यादा दखल दे। हाल ही में हुए एक सर्वे में 72% अमेरिकियों ने इस मसले से यूएस को दूर रखने के लिए वोट किया था। नाटो भी दूर से रूस के हमलों की निंदा कर रहा है, लेकिन सैन्य कार्रवाई में वो भी शामिल नहीं हो रहा। नाटो ने साफ कह दिया है कि वो सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होगा, लेकिन उसके सदस्य देशों पर अगर अटैक हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। दरअसल नाटो के अपने ही नियम उसे सैन्य कार्रवाई में शामिल होने की इजाजत नहीं देते। नाटो का नियम कहता है कि वो तभी सैन्य कार्रवाई करेगा जब किसी सदस्य देश पर अटैक हो, और यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है। ब्रिटेन, जर्मनी समेत अन्य पश्चिमी देशों का भी यही तर्क है, लेकिन रूस पर अटैक न करने की वजह सिर्फ यूक्रेन का नाटो सदस्य नहीं होना ही नहीं है। इसकी जड़ में नेचुरल गैस और तेल भी है। रूस यूरोप को 40% से ज्यादा गैस की सप्लाई करता है। ऐसे में रूस के खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन इस सप्लाई को प्रभावित कर देगा। खास तौर पर जाड़े के मौसम में यूरोप की कोई भी गलती उसके आम नागरिकों को ठंड में ठिठुरने पर मजबूर कर देगी। भारत, चीन समेत कई देशों के रूस से बेहतर संबंध हैं और कोई देश इन संबंधों को बिगाड़ने का जोखिम उठाने से बचेगा। इसके अलावा रूस आधुनिक हथियारों और सबसे विनाशकारी परमाणु हथियारों से भी लैस है और पुतिन के सिर पर अपनी बात मनवाने का जुनून सवार है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन का होगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह भी कयास है कि रूस राष्ट्रपति जेलेंस्की को या तो गिरफ्तार कर लेगा या उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर देगा और यूक्रेन में अपनी पसंद की सरकार बनाकर वापस लौट आएगा। पश्चिमी देश शायद युद्ध की बजाय इस स्थिति को बेहतर समझ रहे हैं। बाद में वो रूस पर प्रतिबंधों की ओर बौछार करने की स्थिति में रहेंगे। पश्चिमी देशों की एक और रणनीति ये भी है कि यूक्रेन को अफगानिस्तान की तरह धीरे धीरे सुलगता हुआ इलाका बनाकर छोड़ दिया जाए, ताकि रूस के लिए लंबे वक्त की मुश्किलें पैदा हो सकें। इस तरह रूस यूक्रेन में हमेशा उलझा रहेगा और उसे बाकी दुनिया से मुकाबले के लिए समय नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त के ताजा 2 अपडेट आपको दे देते हैं। पहला, जैसे कि हमने बताया था कि क्रेमलिन ने कहा है, पुतिन ने कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं। ये बातचीत कहां होगी, इसका अपडेट भी आपको देते हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 2 समझौते हुए हैं इस इलाके में शांति के लिए, और अब अगर सब कुछ इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो फिर मिन्स्क में तीसरी बार भी एक समझौता होने की उम्मीद है। यूक्रेनियन डेलीगेशन साथ ही साथ रशियन डेलीगेशन मिन्स्क में मिल सकते हैं। ये रशिया की तरफ से साफ तौर पर संकेत। रूस बातचीत के लिए तैयार। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में ये दोनों डेलीगेशंस की बातचीत होगी। अब ये कब होगी, किस स्वरूप की होगी, डेलीगेशन कैसा होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट। और दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने अब व्लादिमीर पुतिन और साथ ही साथ सर्गेई लावरोव, यानी कि राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दोनों के संपत्तियों को भी अब फ्रीज करने की बात कह दी है। यानी कि ईयू ने जो सैंक्शंस लगाए थे, आगे आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सैंक्शंस हैं, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर कि ईयू ने व्लादिमीर पुतिन और साथ ही साथ सर्गेई लावरोव दोनों की संपत्तियों को फ्रीज करने का अब मन बना लिया है। तो ये 2 अपडेट, साथ ही साथ जो हमने आज आपको अपडेट दिया कि कैसे चेर्नोबिल पर कब्जा किया है रूसी सेना ने। अब चेर्नोबिल अचानक से पुतिन का फेवरेट क्यों हो गया? रूस ने हमले के बाद यूक्रेन के सबसे खतरनाक जगह पर कब्जा क्यों किया? ये वही जगह है जहां साल 1986 के दौरान एक न्यूक्लियर प्लांट धमाका हुआ था। इसके बाद से ही यह शहर वीरान पड़ा था। लेकिन चेर्नोबिल क्यों बना पुतिन की पसंद? देखिए इस रिपोर्ट में। Что ты кричишь? Котами летают, падлы. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद अब रूस ने चेर्नोबिल शहर पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का कहना है कि चेर्नोबिल पर कब्जे का प्लान यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का हिस्सा ही था। चेर्नोबिल शहर रूस के यूक्रेन प्लान का बेहद अहम हिस्सा था। आखिर क्या है चेर्नोबिल में ऐसा जो इस वीरान और रेडियो एक्टिव इलाके को रूस के लिए खास बनाता है?
इसकी वजह भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस शहर का इतिहास भी जान लीजिए। चेर्नोबिल दरअसल जितना आज वीरान दिखता है, एक जमाने में उतना ही गुलजार था। 70-80 के दशक में ये पूरे सोवियत संघ के विकास का केंद्र के तौर पर देखा जाता है। यहीं बनाया गया था उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र। लेकिन 1986 में चेर्नोबिल के इसी परमाणु केंद्र में ऐसा हादसा हुआ जो आगे चलकर सोवियत की बर्बादी का कारण भी बना। 26 अप्रैल चेर्नोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में एक स्टीम टरबाइन में टेस्ट के दौरान धमाका हो गया था। इस प्लांट में लगी आग 9 दिनों तक दहकती रही और चारों तरफ रेडिएशन फैल गया। हादसे के दौरान 28 लोगों की मौत भी हुई। कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी पनपी और आने वाले कई दशकों तक जिंदगी बर्बाद करती रही। कहा जाता है कि 2011 में इसकी ही वजह से 15 बच्चों की मौत थायराइड कैंसर से हुई थी। कहा जाता है कि हादसे के बाद पर्यावरण को रेडिएशन से मुक्त करने और हादसे को बिगड़ने से रोकने के लिए कुल करीब 5 खरब रुपए खर्च हुए थे। लेकिन एटमी प्लांट से निकले रेडिएशन का असर पूरे यूरोप पर दिखा। यूक्रेन, बेलारूस और रूस के इलाके इस एटमी तबाही से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। इस हादसे के बाद ये शहर 30 सालों तक वीरान रहा। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास की 2600 वर्ग किलोमीटर जमीन पर इंसानों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। साल 2016 में एटमी प्लांट को एक पत्थर और मेटल के ताबूत से घेर दिया गया ताकि इसका रेडिएशन न फैले। इस सुरक्षात्मक ताबूत का नाम रखा गया सैफ्रोफेगस। चेर्नोबिल शहर अब धीरे धीरे अपने अस्तित्व में वापस लौट रहा था, लेकिन रूस के कब्जे के बाद अब इस शहर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अब ये भी जान लीजिए कि रूस ने सबसे पहले चेर्नोबिल शहर पर कब्जा क्यों किया। इसकी कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस के लिए अपने मित्र देश बेलारूस के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने के लिए चेर्नोबिल शहर सबसे अहम जरिया है और दूरी भी बेहद कम है। ऐसे में रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ी आसानी से हमला कर सकता है। रूसी सेना द्वारा इस प्लांट पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन को डर है कहीं यहाँ फिर से रेडिएशन का रिसाव न होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चेर्नोबिल क्यों आया पुतिन की पहली पसंद की लिस्ट में, ये हमने आपको बताया। बेलारूस से अगर सीधा अटैक करना है कीव, बहुत कम दूरी, इसीलिए चेर्नोबिल को बनाया पहली पसंद। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि चेर्नोबिल में अब यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रेडिएशन लेवल वहां पर बढ़ गया है। सारी दुनिया को इस बात की टेंशन है कि चेर्नोबिल अगर वाकई में रूसी सैनिकों के हाथ में आ गया तो फिर वहां पर कहीं रेडिएशन फैलने का खतरा और न बढ़ जाए। बहरहाल ये जवाब रूस को देना है, पूरी दुनिया को। लेकिन हम बात करते हैं अब भारतीय अर्थव्यवस्था की। बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन की पूरी टेंशन के बाद अब हमारे लिए जो चिंता का सबब है वो है हमारी अर्थव्यवस्था, खास तौर से उस दौर में जब हम इकोनॉमिक रिवाइवल के दौर में थे। हमने कोविड का एक पूरा काल देखा और उस पूरे काल में हमने बड़ी मुश्किल से अपनी इकोनॉमी को संभालते हुए आगे ले गए। हमने कई मेजर्स उठाए, लेकिन अचानक से ये युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया में आई है। युद्ध का खतरा जो आया है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी कई तरह की चिंताएं लेकर आया है। और अगर ये टेंशन जल्द ही खत्म नहीं हुए तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर होगा, खास तौर से जो ग्रोथ स्टोरी हमारी रिवाइवल की स्टोरी है उस पर क्या असर पड़ेगा, जरा फटाफट से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि एनर्जी क्षेत्र में बहुत बड़ा डिसरप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा एक प्लेयर है रूस। और अगर वहां पर कुछ इस तरह के डिसरप्शंस होते हैं तो पूरे के पूरे एनर्जी सेक्टर में डिसरप्शन आएगा, क्रूड में उछाल आएगा। क्रूड में उछाल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उबाल आना स्वाभाविक है और इससे ग्रोथ स्टोरी हमारी किस तरह से प्रभावित होगी ये हर कोई जानता है। देखिए, जीडीपी पर किस तरह का असर पड़ेगा हम सब लोग जानते हैं। आरबीआई की जो प्रोजेक्शंस हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर 10% $75 से 10% अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर हमारे इन्फ्लेशन पर 0.3% का असर पड़ता है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर उसके रिपरकशन जीडीपी पर किस तरह के होते हैं वो हम सब जानते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज हैं उनके मार्जिन पर असर पड़ेगा। हमने देखा था कि जैसे जैसे डिमांड्स लौटी वैसे वैसे हम देख रहे थे कि कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। लेकिन अगर ये क्राइसिस इसी तरह से चलता रहा और साथ ही साथ जीडीपी पर इसका असर पड़ता है। और एक बात हम बताना भूल गए आपको, जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है यानी कि पीएमआई है, जो 50 से ऊपर रहता है तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हमारी हो रही है। वो जनवरी और फरवरी में 57 के आसपास था, शानदार गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है, जीडीपी इकोनॉमी पर किसी तरह का कोई प्रेशर आता है तो पीएमआई घटने के भी चांसेस हैं और उसका असर साफ तौर पर जीडीपी पर पड़ेगा। जो कंपनीज मुनाफा कमा रही हैं, महंगाई बढ़ने के बाद उनके मुनाफे में जो है वो कटौती होगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो पास ऑन होंगे आम कंज्यूमर पर भी। तो ये इस तरह का असर पड़ सकता है। और इसके अलावा जो स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर
वो भी महंगे हो सकते हैं। अलग अलग जो आकलन है वो ये कहते हैं कि महंगाई किस किस तरह से किस किस सेक्टर में बढ़ेगी। बहरहाल अब हमें करना क्या चाहिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को यूक्रेन क्राइसिस से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समझदारी क्या होगी, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। देश की जानी मानी अर्थशास्त्री वृंदा जागीरदार जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वृंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मौजूदा परिस्थितियों में आपका आकलन क्या है, क्या यूक्रेन में व्याप्त जो क्राइसिस हैं भारत उनसे अछूता रहने में कामयाब हो पाएगा या चुनौतियां अभी भी? सबसे पहले जो इम्पैक्ट है ये इस क्राइसिस का, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो एकदम बहुत ऊपर, तेजी से ऊपर चली गई हैं। 100 को भी पार कर दिया है, यानी $100 पर बैरल वो भी क्रॉस कर दिया है। तो इससे सिर्फ भारत पर नहीं, केवल भारत पर नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर होगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन से, जो कोविड के बाद जो इकोनॉमिक स्लोडाउन से पूरी दुनिया निकल रही थी, उसको डेफिनेटली एक झटका मिलेगा। जहां तक भारत की बात है, हम लोग 85% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी हम लोग बहुत डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर। तो जहां पर क्रूड ऑयल की प्राइस अभी $1 से अगर क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ जाता है तो उसका हमारा जो इंपोर्ट बिल है हमारा वो $1.94 बिलियन से बढ़ जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो जिस तरह से बढ़ी है ऑयल प्राइसेस, तो उससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कितना बड़ा है। तो इंपोर्ट, एक तरफ तो इंपोर्ट बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगी, उससे हमारी करेंसी तो वीक तो हो ही जाएगी ऑलरेडी। और दूसरी तरफ क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन, जैसे आपने बताया, क्योंकि सब महंगा हो जाएगा, क्रूड ऑयल जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हमें हायर प्राइस देके इंपोर्ट करना होगा, तो सारी कीमतें तो बढ़ जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, उससे सारी कीमतें भी बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन तो सीधा ऊपर चला जाएगी। यानी अगर जैसे आपने कहा 1% अगर क्रूड ऑयल प्राइस 10% क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन 30 बेसिस पॉइंट से ऊपर चला जाता है। तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6% हम देख चुके हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन 6% तक तो टच कर रहा है। तो इसको फिर कम करना भी मुश्किल होगा। हमारे लिए तो 6%, लेकिन पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और यूएस में तो खास ही बढ़ रहा है, वैसे भी अभी 7-8% हो गया है। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही फिस्कल डेफिसिट पे उसका असर पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना जो एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए सब्सिडीज बढ़ जाएंगी, तो सब्सिडी से क्या होगा कि अगेन फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। पेट्रोल मैम, बिल्कुल मैम, तो यानी कि बड़ी कठिन डगर है भारत के लिए। अब देखिए मैम, राजनीतिक रूप से तो भारत बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तटस्थ रहने की जो हमारी नीति है हमें उस पर कायम रहना होगा, किसी का पक्ष भी नहीं ले सकते, कोई स्टैंड भी नहीं ले सकते, उसका खामियाजा भी हमें भुगतना होगा अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस देखें। लेकिन डोमेस्टिकली हमारे पास ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं, ये जो प्रेशर पॉइंट आपने बताए हैं इकोनॉमी पे, हम इनको थोड़ा सा ईज डाउन कर सकें, इन प्रेशर्स को थोड़ा सा कम कर पाएं, क्या मेजर्स उठाने होंगे? कंजर्वेशन, कॉस्ट कटिंग, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अभी ऑलरेडी देखिए, जो हमने जो अपने लिए जो लक्ष्य रखा था कि हम इलेक्ट्रिक सोलर पावर को बढ़ा देंगे, हम जो 2030 में जो हमारा लक्ष्य था वो हम ऑलरेडी अटेन कर चुके हैं। तो हमको रेन्यूएबल एनर्जीज पे ज्यादा डिपेंड करना होगा, और जितना तक हम अपने इंपोर्ट्स को कम, ऑयल इंपोर्ट्स को कम कर सके, उतना तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। और कॉस्ट जहाँ कहीं भी हम कॉस्ट कट कर सके वहां पर करना। तो अब ये बेल्ट टाइटनिंग का सिचुएशन आ गया है, और जैसे आपने कहा जियोपॉलिटिक्स के तो बहुत ही वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, और ये पहली बार नहीं है कि किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पे आक्रमण करके जमीन लिया हो। और जो आक्रमण की बात, ये 1950 से तो हो ही रहा है, हमने एशिया में भी बहुत इसके एग्जांपल्स देख चुके हैं। और जो जहां तक दूसरी कंट्री की बात होती, सिर्फ अभी वॉरफेयर इज नॉट द ओनली ऑप्शन, साइबर सिक्योरिटी है, और डेट लेके फंसा लेना दूसरे कंट्रीज को, तो बहुत सारी वेज से दूसरे कंट्रीज, और टेररिज्म, तो ये सारी वेज से दूसरे कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश होती है। तो हमें जियोपॉलिटिक्स में तो बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, और जहां तक हम आत्मनिर्भर बनते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस पूरी बातचीत के लिए। और वाकई में जो मौजूदा जो पेन पॉइंट्स हैं उनको तो आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया ही, साथ ही में आगे क्या कुछ करना होगा भारत सरकार को, उनके बारे में भी जानकारी दी। थैंक यू सो मच मैम, वक्त निकालने के लिए आपका।
और अब एक महत्वपूर्ण खबर दे दें, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मसले पर अहम बैठक भी की है। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि छात्रों को स्वदेश लाने के लिए सरकार खर्च उठाएगी। जी हां, भारत सरकार की तरफ से यूक्रेन के छात्रों को नजदीकी देशों की सीमा पर पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। छात्रों के लिए पड़ोसी देशों की सीमा पर स्पेशल कैंप बनाए गए हैं। इन छात्रों को बस के जरिए सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ भारतीय छात्र रूस की सीमा से लगे यूक्रेन के सूमी शहर में शरण लिए हुए हैं। यहां 400 से ज्यादा भारतीय छात्रों ने एक बेसमेंट में शरण ली हुई है। इन छात्रों का यह कहना है कि उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है, क्योंकि बाहर गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट इस मामले में यह है कि आज शाम 470 स्टूडेंट्स यूक्रेन से एग्जिट करेंगे, रोमानिया एंटर करेंगे। पोरबन सिरेट बॉर्डर, ये एक है पोरबन साइरेट बॉर्डर, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन मैं सही कर पा रहा हूं तो ये वो बॉर्डर है जो रोमानिया से लगता हुआ है यूक्रेन का। यहां से ये बच्चे जाएंगे रोमानिया, 470 स्टूडेंट्स हैं, और वहां से फिर उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने और इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन ने यह भी साफ किया है कि हम लगातार बॉर्डर से नेबरिंग कंट्री में बच्चों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ रीलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियंस को जितनी जल्दी हो सके। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। रोमानिया पहुंचेंगे 470 स्टूडेंट्स, एग्जिट करेंगे यूक्रेन और वहां से होगी उनकी स्वदेश वापसी। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय हलचल यूक्रेन के मसले पर और किस तरह के सैंक्शंस लग रहे हैं। यह भी आपको बता दें कि भारत की हमने पेन पॉइंट्स का भी जिक्र किया। हमने देखा कि पूरी दुनिया किस तरह से इस पूरे मसले पर रिएक्ट कर रही है और इस रिएक्शन के तौर पर बहुत सारे सैंक्शंस निकलकर सामने आए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईयू ने तो अब पुतिन को नाजी से कंपेयर किया, नाजी की तरह व्यवहार कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अब पुतिन की संपत्ति, सर्गेई लावरोव की संपत्ति को भी फ्रीज करने की कोशिश की जाएगी यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तो अब ये आपको बताते हैं कि अब तक जो बैन्स लगे हैं, सैंक्शंस लगे हैं, वो किस तरह के सैंक्शंस हैं, ये आपको बताते हैं। इस बीच अगर भारतीय छात्रों से संबंधित आपको कोई भी अपडेट लेना है, आप जी बिजनेस के साथ बने रहिएगा। हम लगातार बताते रहेंगे कि इवैक्यूएशन की प्रोसेस क्या है। लेकिन फिलहाल लौटते हैं कि किस तरह की अर्थव्यवस्था पर खतरा जो मंडरा रहा है और उसकी रेपरकशंस किस तरह के होंगे। शुरुआत हम करते हैं रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से। किस किस तरह के प्रतिबंध लगे हैं? देखिए, 3 तरह के प्रतिबंध लगे हैं। व्यक्तिगत है, कुछ बैंक्स को किया गया है प्रतिबंध और कुछ कंपनीज को किया गया है। ब्रिटेन की तरफ से किस तरह के प्रतिबंध हैं? इंडिविजुअल जो ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाए हैं वो देखिए, उनमें सबसे बड़ा नाम है किरिल शामलोव का, जो कि पुतिन के दामाद है। दरअसल ये फॉर्मर दामाद हैं, शेयर होल्डर हैं और डायरेक्टर हैं पेट्रोकेमिकल जियांट जो है वहां पर कहा जाता है सिबुर के। तो ये पहला उन पर ये बैन लगा है। दूसरा पीटर फ्रादकोव हैं, जो कि प्रोमसियास बैंक के प्रमुख हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत कहे जाते हैं, इसलिए ब्रिटेन ने उन पर प्रतिबंध लगाया है। और आपको दिखाते हैं इसके अलावा देनिस बोतिनोक, इन पे जो डिप्टी प्रमुख हैं वीटीबी बैंक के। और वीटीबी बैंक बहुत खास तौर से ब्रिटेन के टारगेट में रहा है रशिया का, और उनके तमाम जो अधिकारी हैं उन पर चोट करने की कोशिश, और वीटीबी के डिप्टी प्रमुख भी उसी लिस्ट में। इसके अलावा यूरी स्लूसर हैं, जो कि प्रमुख हैं यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के, बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है रशिया की, तो उसके प्रमुख पर भी अब बैन लगा दिया है ब्रिटेन ने। इसके साथ एलेना जियोर्जिया हैं, जो कि नोविकॉम बैंक की हैं, जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश, उनकी प्रमुख एलेना जियोर्जिया पर भी व्यक्तिगत रूप से ब्रिटेन ने लगाया है बैन। इसके अलावा जेनेडी टिमचेंको हैं, वोगला ग्रुप के प्रमुख, हमने आपको बताया भी था कि ये क्या शख्सियत हैं, किस तरह की ये हैसियत रखते हैं। लगभग 70 साल के हैं, बिलियनियर हैं, और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बड़े खास कहे जाते हैं, वोल्गा के प्रमुख हैं, तो उन पर भी लगाया है। बोरिस रोटेनबर्ग, हमने कल भी आपको बताया था, जो कि को ओनर हैं एसएमपी बैंक के, उन पर भी प्रतिबंध ब्रिटेन की ओर से लगाया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शख्सियत कहे जाते हैं और साथ ही साथ पुतिन के बचपन के दोस्त भी हैं। इसके अलावा आइगो रोटेनबर्ग भी एक इंपॉर्टेंट शख्सियत, और बोरिस के ही दरअसल ये भतीजे हैं,
और इन पर भी पुतिन के साथ क्लोज टाइज के बारे में कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है रशिया का, उसमें ये बड़े नाम है और ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन होने के नाते, पुतिन के खासम खास होने के नाते ब्रिटेन ने इन पर भी लगाया है बैन। इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं कि जो बैंक्स हैं वो किस तरह के बैंक्स ब्रिटेन के हिट लिस्ट में आए हैं। तो देखिए VTS बैंक जो हमने बताया था, देखिए रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है VTB। अच्छा, VTB का जिक्र मैंने आपको अलग से कर दिया। जो आपको वॉल में दिख रहा है वो है रोसिया बैंक। ये सेंट पीटर्सबर्ग बेस्ड एक बैंक है जो कि जिसको ओन करते हैं बड़े बड़े बिलियनियर्स रूस के, तो उस पर लगाया गया है प्रतिबंध। IS बैंक जो है ये मॉस्को का बैंक है और कहा जाता है कि जो क्रीमिया में एक तरह से रूस ने कब्जा किया था, उसमें डायरेक्टली इस बैंक का इन्वॉल्वमेंट था और इसीलिए इस पर भी लगाया है बैन। और इसके अलावा जैन बैंक है वहां का, जिसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में, एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और क्रीमिया में ये एक्सक्लूसिवली काम करता है, इसलिए इस पर भी लगाया गया है बैन। इसके अलावा आप देखिए प्रोमसियास बैंक, मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है थोड़ा कठिन है, लेकिन ये प्रोमसियास बैंक जो कि सरकारी बैंक है दरअसल रशिया का, और कहा यह जाता है कि जो बड़े बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये बैंक फाइनेंस करता है, तो प्रोमसिया बैंक पर भी ब्रिटेन ने लगाई है पाबंदी। इसके अलावा द ब्लैक सी बैंक है जो कि क्रीमिया बेस्ड है और रशिया ने जब किया था कब्जा क्रीमिया पर 2014 में, तो इसका इन्वॉल्वमेंट था और इसीलिए इस पर भी लगाया गया है बैन। इसके अलावा जो कंपनीज हैं उनको भी जरा आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी कंपनीज पर ब्रिटेन ने पाबंदी लगाई है। ये है JSC रिसर्च, ये स्टेट ओन्ड ग्रुप है, आप सरकारी ग्रुप इसे कह सकते हैं, और ये मिलिट्री इक्विपमेंट, टैंक्स, आर्म्ड फोर्सेस को जितनी भी मदद दी जाती है वो इसी बैंक के थ्रू, इसी ग्रुप के थ्रू जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, ये भी सरकारी है। सारे एयरक्राफ्ट जो रशिया के हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जितनी भी सप्लाई होती है एयरक्राफ्ट्स की मिलिट्री में, यही ग्रुप देता है, इसलिए इस पर बैन लगा। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन है, ये रशिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डर है और ये रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, क्राफ्ट को बनाता है, बहुत सारे वॉरशिप्स बनाता है। क्रीमिया में डिप्लॉयमेंट है इसके बनाए हुए वॉरशिप्स, और ब्लैक सी में जितनी भी ड्रिल्स होती हैं उनमें इसके बनाई हुई शिप्स हैं, वो इसलिए बैन किया गया है। इसके अलावा रोस्टेक है जो कि एक इन्वेस्टमेंट जो करता है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में, वेपनरी में, एविएशन कंपोनेंट्स में, वो एक कंपनी है, इसे भी बैन किया गया है। इसके अलावा टेक्टिकल मिसाइल कॉरपोरेशंस जो हैं उसको बैन किया गया है। ये मिसाइल बनाने वाली सबसे बड़ी ग्रुप है रशिया में और कमाल के ये एयरक्राफ्ट और नेवल आर्मामेंट्स बनाता है और इसीलिए ये भी रहा है, ब्रिटेन रहा है कि हिट लिस्ट में। तो ये वो है बैन जो कि ब्रिटेन के हिट लिस्ट में है। इसी तरह से कुछ कंपनीज, कुछ बैंक, कुछ इंडिविजुअल्स पे अमेरिका ने भी पाबंदियां लगाई हैं और EU की हिट लिस्ट में भी वहां के बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, खास तौर से डूमा के सदस्य, रशियन जो संसद है उनके उसको डूमा कहते हैं, और उसके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पर बैन लगाया गया है। क्रीमिया में जिन लोगों ने कहा कि आप क्रीमिया को अब अपने अधिकार क्षेत्र में ले लीजिए, इनको प्रस्ताव करने वाले, लुहान दोनेत्स्क को अपने कब्जे में लेने का प्रस्ताव देने वाले तमाम सांसदों को बैन किया गया है। मिलिट्री जो कमांडर्स हैं उनको बैन किया गया है। तो बहुत सारे बैन, तरह तरह के बैन। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। पुतिन साहब का साफ तौर पर कहना है यूक्रेनियन मिलिट्री से कि वो अब यूक्रेन की सत्ता अपने हाथ में ले ले। तो एक तरह से एक बड़ा ऑफर देने की कोशिश की है राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनियन मिलिट्री को कि अगर वो अपने हाथ में सत्ता ले लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ने से रुक जाएंगे या फिर हम नेगोशिएशंस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या यूक्रेन की आर्मी पुतिन की बातों में आएगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनियन मिलिट्री को कहा है कि आप सत्ता अपने हाथ में ले लें, फिर बात आगे होगी। वैसे भी कीव की तरफ धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है रशियन फोर्सेस का। कीव के ठीक बाहर, शहर के बिल्कुल बॉर्डर पर यह खबर आ रही है कि ठीक बॉर्डर पर कीव के इस वक्त सेनाएं आमने सामने हैं, रूस और यूक्रेन की। और ऐसे में रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से यह जो संदेश दिया गया है यूक्रेनियन आर्मी को
क्या यूक्रेनियन आर्मी क्या किसी तरह का तख्ता पलट करेगी इशारे पर पुतिन के? यह कहना फिलहाल मुश्किल, लेकिन यह इस वक्त बड़ी खबर। और अब बारी इंडिया 360 की खास पेशकश। मामला क्या है? आपने पूरे इस तनाव के बीच में कई सैंक्शंस की बात सुनी होगी, बैन की बात सुनी होगी, और इसी बैन के बीच में एक और बैन की चर्चा लगातार हो रही है, वो है स्विफ्ट बैन। आखिर क्या है स्विफ्ट बैन? स्विफ्ट बैन को मदर ऑफ ऑल बैन्स क्यों कहा जाता है? और क्या वाकई में रूस के खिलाफ अगर स्विफ्ट बैन अख्तियार किए जाते हैं तो उससे कोई असर पड़ेगा? और अगर पड़ेगा तो फिर अब तक पश्चिमी देश चुप क्यों हैं? स्विफ्ट बैन लगाने में दिक्कत क्या है? क्या है स्विफ्ट बैन की ये पूरी कहानी? देखिए मामला क्या है। यूक्रेन पर हमले से पहले पश्चिमी देशों ने कई तरह की पाबंदियों की धमकियां दी, लेकिन पुतिन नहीं माने। लुहांस्क और डोनेट्स्क को मान्यता देने के बाद ये धमकियां फिर दी गईं, लेकिन पुतिन नहीं माने। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, पश्चिमी देशों ने कई पाबंदियां लगा डाली, लेकिन पुतिन फिर भी नहीं माने और रूसी सेना लगातार कीव को कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ रही है। सवाल उठता है कि आखिर कैसे रुकेंगे पुतिन? कैसे झुकेगा रूस? कहा जाता है कि पुतिन तभी मानेंगे जब उन पर छोटे मोटे सैंक्शंस नहीं बल्कि मदर ऑफ ऑल बैन्स यानी स्विफ्ट बैन लगाया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर स्विफ्ट है क्या? तो इसे भी समझ लीजिए। दरअसल स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है, ये कोई बैंक नहीं है। इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। दुनिया भर के 200 देशों के करीब 11,000 बैंक स्विफ्ट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए हर सदस्य बैंक को एक खास अंतर्राष्ट्रीय कोड दिया जाता है। इसे स्विफ्ट कोड या स्विफ्ट नंबर या बैंक आइडेंटिफायर कोड कहते हैं, और इसी कोड के जरिए दूसरे देशों में भुगतान हो जाता है। इसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद मैसेजिंग सिस्टम कहा जाता है। स्विफ्ट बैन इस नेटवर्क से किसी देश को अलग करने की कार्रवाई को कहा जाता है। सवाल यह है कि स्विफ्ट बैन से होगा क्या? दरअसल हम कोई भी विदेशी लेन देन करते हैं तो वो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के जरिए ही होता है। कोई देश अगर स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से बाहर हुआ तो उसकी सरकार और आम नागरिकों के लिए विदेशी ट्रांजैक्शंस मुश्किल हो जाएंगे और धीरे धीरे उसकी डिजिटल इकोनॉमी बैठ जाएगी। स्विफ्ट बैन 2012 में ईरान पर लग चुका है और 2016 तक ईरान की डिजिटल इकोनॉमी बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। सवाल यह है कि क्या रूस के खिलाफ पश्चिमी देश स्विफ्ट बैन लगाएंगे? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। दरअसल स्विफ्ट एक देश से नहीं चलता और ये एक न्यूट्रल संस्था कही जाती है। इसमें एक दूसरे से दुश्मनी रखने वाले देश भी शामिल हैं। ऐसे में ये नेटवर्क खुद को राजनीतिक तौर पर तटस्थ कहता है। हालांकि अमेरिका स्विफ्ट को डॉलर से डिस्कनेक्ट करने की धमकी देकर अपनी बात मनवा सकता है, जैसा कि उसने 2012 में ईरान को स्विफ्ट से बाहर करके किया था। लेकिन मौजूदा परिस्थिति अलग है। अगर रूस स्विफ्ट से बाहर हुआ तो यूरोप के खरीदार देशों को रूस का सामान जैसे तेल, गैस, धातु वगैरह भी नहीं मिल पाएंगे। कहा जाता है कि अगर रूस को स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट किया तो यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका को भी सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके बैंक रूसी बैंकों के साथ संवाद करने के लिए स्विफ्ट का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए रूस के खिलाफ स्विफ्ट प्रतिबंधों से पश्चिमी देश बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बाजार की कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के वर्ल्ड वॉर में बदलने की आशंका कम होने का असर स्टॉक मार्केट पर भी दिखा। 7 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में बाउंस बैक देखने को मिला। शानदार बढ़त के साथ मार्च सीरीज का आगाज हुआ और सेंसेक्स निफ्टी बड़ी तेजी के साथ बंद हुए। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। मेटल, रियल्टी, पावर शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। बैंकिंग, आईटी, ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई। कारोबार के अंत में निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा उछाल के साथ बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1300 अंक चढ़कर 55,858 के स्तर पर बंद हुआ।
एनएसी स्कैम के एक बड़े किरदार और हिमालय में विचरण करने वाले एक अदृश्य योगी की कहानी आपने सुनी होगी। अब सीबीआई ने इस अदृश्य योगी के चेहरे से पर्दा हटा दिया है। इस योगी के चेहरे से जब नकाब उतरा तो किरदार के रूप में कौन सामने आया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुलझी अदृश्य योगी की अनंत पहेली, नकाब उतरा, खुला राज, चित्रा मामले की पूरी चित्रकथा, सीबीआई के सामने प्रकट हुए योगी। एनएसी स्कैम के गुनहगार जिस योगी की तलाश पुलिस कर रही थी, सीबीआई कर रही थी, एनएसी कर रही थी, सेबी कर रही थी, वही योगी अब प्रकट हो चुके हैं। सीबीआई ने ऐसा जंतर मारा कि वो अब कभी अदृश्य नहीं हो सकेंगे और ना ही रूप बदल सकेंगे। हिमालय में विचरण करने वाले योगी अब सीबीआई के पिंजरे में कैद हैं और यह अदृश्य योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही हैं। जी हां, सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि चित्रा रामाकृष्णन के पूर्व सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम ही अज्ञात योगी हैं। आनंद सुब्रमण्यम चित्रा रामाकृष्णन मामले की पूरी कहानी के केंद्रीय पात्र बन चुके हैं। दरअसल इस कहानी के 3 पात्र थे। पहली थी चित्रा रामाकृष्णन, जो 1992 में एनएसी की स्थापना करने वाली कोर टीम की सदस्य से अपने हुनर के चलते एनएसी के प्रमुख पद पर पहुंची। दूसरे थे खुद आनंद सुब्रमण्यम, सरकारी कंपनी बामर लॉरी और आईसीआईसीआई ग्रुप के एक जॉइंट वेंचर में काम करने वाला एक सामान्य कर्मचारी। नौकरी थी चेन्नई में और सैलरी 14 लाख सालाना। लेकिन 1 अप्रैल 2013 को एनएसी में उनकी नियुक्ति एमडी और सीईओ के चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर हुई। इंटरव्यू लेने वाली थी एनएसी की चीफ चित्रा, वो भी बिना किसी एचआर की मौजूदगी के। आनंद को सिलेक्ट कर उन्हें दिया जाता है 1.5 करोड़ रुपए सालाना पैकेज का ऑफर, यानी पिछली सैलरी से करीब 1000% का हाइक। सुब्रमण्यम को चित्रा रामाकृष्णा के ठीक बगल वाली केबिन दी जाती है। संदेश साफ था कि आनंद रातों रात एनएसी में नंबर 2 की हैसियत पर आ गए हैं। इस कहानी का एक अदृश्य पात्र था और वो था एक योगी जिसे चित्रा शिरोमणि कहती थी। चित्रा के मुताबिक ये बाबा कोई सिद्ध पुरुष या परमहंस है, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। चित्रा ने सेबी को बताया कि उनके गुरु इच्छा के हिसाब से शरीर धारण करते हैं। वो हिमालय में किसी जगह पर निवास करते हैं। इस रहस्यमय योगी के साथ चित्रा ने बिजनेस प्लान, बोर्ड बैठकों का एजेंडा और वित्तीय अनुमान साझा किए थे। यही नहीं, आनंद सुब्रमण्यम की रातों रात तरक्की और उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने का काम भी चित्रा ने योगी के कहने पर ही किया था। सीबीआई की पड़ताल के बाद अब इस कहानी से रहस्यमय योगी से पर्दा उठ चुका है। सीबीआई ने कोर्ट में सबूत पेश किए हैं कि अदृश्य योगी का ईमेल किसी और ने नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ने ही बनाया था। सवाल यह उठता है कि क्या चित्रा वाकई काल्पनिक योगी की बात सच मानती थी या उन्हें आनंद के ही योगी होने की बात पता थी? क्या अंधविश्वास के चलते चित्रा आनंद की शातिराना चाल का शिकार हो गई या इस पूरे मामले में वो भी गुनहगार है? सीबीआई अब इन्हीं पहलुओं को खंगाल रही है। फिलहाल कोर्ट में पेशी के बाद अब आनंद सुब्रमण्यम 6 मार्च तक सीबीआई रिमांड में रहेंगे। उम्मीद है कि अभी कई और बड़े खुलासे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ ये था आज का इंडिया 360। हैशटैग याद रखिए, #ZeeIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजें। नमस्कार।